का सूरज हमें हर दिन ये याद दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा अवश्य आता है। हम भी अंधेरे से जाग सकते हैं, अपनी रोशनी फैला सकते हैं। इसलिए उठो, जागो, कुछ नए प्रयास करो, हर समस्या दूर होगी, इस बात पर विश्वास करो। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। उठने और जागने के बाद ये भी आवश्यक है कि हर क्षण में छुपी हुई अर्थात समय में छुपी हुई महानता को पहचानो और हर क्षण की कीमत समझकर, उसका मूल्य समझकर ही सफलता प्राप्त हो सकती है, ये जानो। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आशा या उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जो जीवन के किसी भी अंधेरे भाग को रोशन कर सकती है, और हमारे लिए वो ऊर्जा है हमारे सकारात्मक विचार, क्योंकि सकारात्मक विचारों से ही होता है हमारे जीवन में एक नव ऊर्जा का संचार। मित्र स्वजन नरो जानाति सारता। अपने मित्र, परिवारजन, अन्य परिचित अपनी बुद्धि व धैर्य के बल को व्यक्ति कठिन समय इस नाम की कसौटी पर जान सकता है। A man learns about the substance of friends, own people, relatives, intelligence, and courage of one's self upon the touchstone called difficulty. जल ही जीवन है, ये मात्र कथन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का सार है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जल संरक्षण किया। जल संरक्षण की परंपरा कई वर्षों पुरानी है और इसे अद्भुत तरीकों से किया गया। आइए देख लेते हैं जल संरक्षण के कुछ अद्भुत तरीकों और परंपरा पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्राचीन वेदों और पुराणों में जल विज्ञान के महत्वपूर्ण संदर्भ मिलते हैं। प्राचीन भारत में वाष्पीकरण, संघनन, मेघ निर्माण, वर्षा और उसके पूर्वानुमान को भली भांति समझा जाता था। भारतीय जलवायु, मिट्टी की प्रकृति और अन्य भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल, नदी नालों, झरनों और भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई थी। भारत में पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीकों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। आज हम आपको चित्तौड़गढ़ के किले में जल संग्रहण के बारे में बताएंगे कि मध्ययुगीन भारत में किलों जैसी विशाल संरचनाओं के निर्माण में जल विज्ञान का किस प्रकार उपयोग किया गया था। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग जल प्रबंधन तकनीकों से भली भांति परिचित थे। मध्ययुगीन किलों से जल संचयन और प्रबंधन विज्ञान के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन किलों ने मानव बस्तियों को आश्रय प्रदान किया, क्योंकि इनमें प्रभावी जल भंडारण प्रणाली मौजूद थी। चित्तौड़गढ़ का किला पूर्वी सीमा पर अरावली पहाड़ियों में स्थित है, जो थार रेगिस्तान से सटा हुआ है।
यह विशाल अंडाकार पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 152 मीटर है। यह किला पूरे शहर को सुरक्षा और आश्रय प्रदान करता है। एक अनुमान के अनुसार एक समय में इस किले में लगभग 50,000 लोग निवास करते थे। साथ ही बड़ी संख्या में हाथी और घोड़े भी यहाँ रहते थे। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 700 मिलीमीटर होती थी और किले में अगले 12 महीनों तक पर्याप्त जल संग्रहित किया जाता था। यहाँ तक कि रिसाव, वाष्पीकरण और अन्य कारणों से जल की हानि के बावजूद किले में 50,000 सैनिक 4 वर्षों तक बिना जल संकट के रह सकते थे। एक समय में किले में 84 जल स्रोत थे, जिनमें तालाब, कुएं और बावड़ियां शामिल थीं। वर्तमान में इनमें से केवल 22 ही अस्तित्व में हैं। चित्तौड़गढ़ के जल संग्रहण में मुख्य रूप से भूमिगत स्रोतों और वर्षा जल संचयन का उपयोग किया जाता था। भूजल को संरक्षित करने के लिए जलयुक्त चट्टानी परतों का सहारा लिया जाता था। जब कोई जलयुक्त चट्टानी परत पानी से पूरी तरह भर जाती है और सतह पर जल बहने लगता है, तो इसे झरने का रूप मिल जाता है। वर्षा जल संचयन का मूल उद्देश्य भूमि पर गिरे जल को संरक्षित करना था, ताकि इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सके। चित्तौड़गढ़ के किले में सभी तालाब प्राकृतिक जल संग्रहण के स्रोत थे। किले के निर्माणकर्ताओं ने न केवल सतही जल को संग्रहित किया, बल्कि भूमिगत जल के रिसाव को भी संरक्षित किया था। तालाबों के नीचे कुंड और बावड़ियां बनाई गईं, ताकि बाद में होने वाला जल रिसाव बर्बाद न हो। किले का लगभग 40% क्षेत्र जल स्रोतों से घिरा था, जो 500 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला था। जलाशयों की औसत गहराई लगभग 2 मीटर थी। यदि सभी जलाशयों की कुल क्षमता की गणना की जाए, तो यह लगभग 4 अरब लीटर जल भंडारण करने में सक्षम थे। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। चित्तौड़गढ़ का यह किला जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। वेद में भी बहुत ऐसे स्थल हैं जहाँ पर जल की चर्चा और उसके जल संरक्षण की बात कही गई है। इसीलिए तो सृष्टि के आदि में जल का तात्पर्य यह है कि ज का अर्थ है सृष्टि का आदि और लय। तो सृष्टि के लय पर्यंत जो अत्यंत उपयोगी है, उसी का नाम जल है। यह भारतीय ज्ञान, वास्तुकला, जल विज्ञान को दर्शाता है। जलस्य रक्षणम नूनम भवतु, जल संरक्षणम अनिवार्यम, विना जलम तु सर्वम ही नश्येत, दाहम कष्टम करोति दूरम। अर्थात जल संरक्षण अवश्य करें। जल संरक्षण जरूरी है। जल के बिना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मानव जीवन में जल सभी तापों और कष्टों को दूर करता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति का ज्ञान हमारे जीवन में बदलाव लाता है, ठीक उसी प्रकार स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना और बीमारियों के विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। आज है 11 अप्रैल, विश्व पार्किंसन दिवस। पार्किंसन के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। पार्किंसन रोग क्या होता है, किस तरह से इसकी पहचान हो सकती है, कौन से हैं लक्षण और कैसे किया जा सकता है पार्किंसन रोग का इलाज, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हर वर्ष 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पार्किंसन रोग के विषय में जानकारी और जागरूकता बढ़ाना। पार्किंसन तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। पार्किंसन रोग को क्रॉनिक डिजेनरेटिव विकार भी कहते हैं। पार्किंसंस डिजीज एक ब्रेन डिजीज है जिसमें एक केमिकल जिसे हम डोपामीन कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से मरीज के शरीर में कंपन पैदा होता है। उसका काम कार्य में सुस्ती आ जाती है, जिसे हम ब्रेडिकाइनेजिया कहते हैं, और हाथ पैर सख्त हो जाते हैं, जिसे हम रिजिडिटी कहते हैं। आगे चलकर इस बीमारी में मरीज अपना बैलेंस यानी संतुलन खो सकता है। इस बीमारी का इलाज संभव है, बशर्त हम इसे पहले पहचानें। इसीलिए इन सब लक्षण अगर
किसी में भी नजर आए तो आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कई कारक पार्किंसन रोग के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे अधिक आयु। 60 वर्ष की आयु से अधिक होने पर पार्किंसन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आनुवंशिक कारक, पूर्व में मस्तिष्क में लगी चोट, हानिकारक रसायन जैसे कीटनाशक और अन्य प्रदूषक तत्वों के संपर्क में आना, कुछ दवाओं का सेवन। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में पार्किंसन रोग होने की संभावना अधिक होती है। पार्किंसंस डिजीज में और भी काफी सारे सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर ये बीमारी दवाई से ठीक ना हो तो एक नई तरह की सर्जरी जिसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी कि डीबीएस कहा जाता है वो भी किया जा सकता है। अनेक शोध कार्य चल रहे हैं जिससे इस डिजीज से ग्रसित मरीजों को राहत मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इस बीमारी को पहचानिए, इसके बारे में जानिए और इसके लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। परिवारजनों को इस मरीज के लिए सहानुभूति रहना भी बहुत जरूरी है। पार्किंसन रोगी के कमरे में कुछ बदलाव करना आवश्यक है। फर्श से चीजें हटा दें जिससे व्यक्ति के गिरने की संभावना कम हो। कारपेट को हटा दिया जाए। फर्श अधिक चिकना या फिसलन वाला न हो। साथ ही कमरे में अंधेरा न रहे। कमरे में हल्की रोशनी रखें। पार्किंसन रोगी के बाथरूम में भी कुछ बदलाव करना अनिवार्य है। नॉन स्किड रबर मैट का प्रयोग करें। साइड रेलिंग लगवाएं। कॉर्डलेस या मोबाइल फोन साथ रखें। दांत साफ करना, शेविंग, बाल बनाना जैसी क्रियाएं बैठकर की जा सकती हैं। कुछ सावधानियां रखकर पार्किंसन रोगी को जटिलताओं से बचाया जा सकता है। साथ ही गिरने की संभावना को भी कम किया जा सकता है। पार्किंसन रोग समय के साथ बढ़ता है और रोग के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं जो रोगी के जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए दवाओं और इलाज की आवश्यकता होती है। दवाओं के अलावा ब्रेन स्टिमुलेशन भी मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे पार्किंसन की बीमारी में काफी कारगर है। नई तकनीकों से पार्किंसन रोग को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन शैली में बदलाव से पार्किंसन रोगी के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। किरण भारद्वाज, टीडी न्यूज़। जीवन में मार्ग कभी सरल नहीं होते, बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह जब ये पता ना हो कि किस तरह की स्वास्थ्य समस्या सामने आ सकती है, इसके लिए आवश्यक है कि हम खुद को तैयार रखें, अपने को मजबूत बनाएं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना को कम किया जा सके। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति के मन की चेतना को एक विशेष अवस्था में अर्थात सम की अवस्था में लाने का प्रयत्न करती है। यदि मन शांत हो तो जीवन सरल हो जाता है। किस प्रकार मन को शांत करने के लिए ध्यान उपयोगी हो सकता है और योग इसमें कितना लाभकारी है, किस प्रकार से ध्यान किया जा सकता है, आइए समझते हैं।
आज हम अभ्यास करने वाले हैं 2 ध्यानात्मक आसन का, जो कि शारीरिक रूप से बहुत ही फलदायक और लाभदायक हैं। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे वज्रासन का, जिसके लिए हम हाथों के सपोर्ट से एक तरफ टर्न हो जाएंगे और नीलिंग डाउन पोजीशन में आएंगे। टोज़ को ज्वाइन कर लेंगे और हील को थोड़ा दूर रखेंगे। नीज़ के बीच में थोड़ा डिस्टेंस सामने देखते हुए, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए धीरे से अपने पेल्विस को या हिप्स को नीचे लेके आएंगे और अपने एड़ियों के ऊपर रखेंगे। पाम्स को हम थाइस पे रखेंगे एंड स्पाइन को सीधा रख के नेक को भी सीधा रखेंगे और धीरे से अपनी आँखों को बंद कर देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इस आसन का अभ्यास करेंगे और फिर धीरे से आँखों को खोलेंगे और सेम तरीके से अपने पेल्विस को ऊपर लेके आएंगे स्टार्टिंग पोजीशन में और वहाँ से लेग्स को रिलीज़ कर देंगे। सो अभी हम दूसरे ध्यानात्मक आसन का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है पद्म आसन, पद्मासन। उसके लिए दोनों लेग्स को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे सबसे पहले, फिर राइट लेग को फोल्ड करके नी के यहाँ अपने दोनों हाथों से एंकल को लिफ्ट करके लेफ़्ट थाई पे रखेंगे और हील को नेवल के नीचे लेके आएंगे। वहाँ से फिर लेफ़्ट लेग को भी बेंड करना है नी से और दोनों हाथों के सपोर्ट से एंकल को राइट थाई पे रखेंगे। जब ये दोनों लेग्स फोल्ड हो जाएंगे, दोनों हाथों से हम कप बनाएंगे ऐसे और राइट हैंड को नेवल के नीचे रखेंगे और लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखेंगे। स्पाइन को सीधा रखते हुए धीरे धीरे आइज़ क्लोज करेंगे। ध्यान को नासिका पे लेके आएंगे। इस आसन में सांस पे ध्यान लगाते हुए 5 से 10 मिनट का अभ्यास करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आँखों को ओपन करेंगे, फिर हाथ को रिलीज़ करेंगे और दोनों हाथों की मदद से एक एक करके लेग को हम सामने की तरफ अनफोल्ड करेंगे। पहले लेफ़्ट लेग, फिर राइट लेग, देन रिलैक्स। तो ये थे हमारे आज के 2 ध्यानात्मक आसन, एक वज्रासन और दूसरा पद्मासन। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु श्री हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। शरीर और मन की सही स्थिति रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक, दिन में 4 बार खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, हर खाने के साथ में कुछ लिक्विड ज़रूरी है। दूसरा, ओवर ईटिंग अवॉइड करें। अगर खाना पसंद आ गया हो तो ज़्यादा खा लेना, ये जो टेंडेंसी है ना उसको ज़रा रोकें, बाद में फिर खा लेना भाई खाना जो आपको पसंद आया हो जब खाने का वक्त हो, मगर एक समय ज़्यादा खा लेना गलत होगा। तीसरा, सोने का समय निर्धारित हो तो और ज़्यादा अच्छा है। समय पर सोना, समय पर उठना, कम से कम 7 से 8 घंटे बिस्तर पर पड़े रहना ज़रूरी है। आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में थोड़ा लेटे रहना, लेटे लेटे आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, लेटे लेटे पेट से सांस अंदर बाहर कर सकते हो। बेड में भी आप प्राणायाम कर सकते हो, मगर बेड में पड़े रहें, ज़्यादा समय उठकर बाहर ना निकालें, वो रेस्ट पीरियड बहुत ज़रूरी है। और फिर वॉकिंग, आसन, ये भी ज़रा नियमित रूप से करना ज़रूरी है। बस ध्यान दें तो स्वस्थ ही रहेंगे। नमस्कार। जीवन जीना एक कला है और ये कला हमें आती है अनुभव से। अनुभव आयु से नहीं आता, बल्कि परिस्थितियों का सामना करने से प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान अर्जित करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। आइए संस्कृत की पाठशाला में चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्।
मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं अवश्य लिख लें और बारंबार इनका अभ्यास करते रहें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को, इन फ्रेजेस को। अगर हमें कहना हो ऐसा ही हो, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे तथैव अस्तु। तथैव अस्तु। मैं जानता हूं, इसे संस्कृत में कहेंगे अहम जानामि। अहम जानामि। जी, वह ठीक है। इसके लिए संस्कृत में कहेंगे आम तत् सत्यम। आम तत् सत्यम, अर्थात हाँ, वह ठीक है, सही सूचना है। तो इसे संस्कृत में कहेंगे समीचीना सूचना। समीचीना सूचना। जरा सा या थोड़ा सा, इसे संस्कृत में कहेंगे स्वल्पम एव। स्वल्पम एव। वह क्यों नहीं होता, यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किमर्थम तद न भवति। किमर्थम तद न भवति। खैर छोड़िए या जाने दीजिए। इस भाव के लिए संस्कृत में कहेंगे भवतु नाम। भवतु नाम। ऐसा भी है क्या, इसे संस्कृत में कहेंगे एवं अपि अस्ति किम। एवं अपि अस्ति किम। और क्या, इसके लिए कहेंगे अथ किम। अथ किम। नहीं तो, इस पद के लिए प्रयोग करेंगे नैव किल। नैव किल। ठीक है, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे भवतु। भवतु। आइए, इसके लिए संस्कृत में प्रयोग होगा आगच्छतु। आगच्छतु। बैठिए, इसके लिए प्रयोग होगा उपविशतु। उपविशतु। यदि थोड़ा इसमें आदर आप जोड़ना चाहते हैं तो इसमें आप कृपया पद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कृपया उपविशतु। कृपया बैठिए। बिल्कुल नहीं, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे कदापि न। कदापि न। और क्या, किमन्यत। किमन्यत। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। यदि आप ठीक से ज्ञान अर्जित कर पाते हैं तो अपने आप को खुशनसीब समझिए। जीवन में सबसे भाग्यशाली वो है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है और साथ ही ज्ञान के साथ समझदारी भी है। इसलिए अपनी समझ को हमेशा जीवन में बढ़ाते रहना चाहिए, कुछ सीखते रहना चाहिए। जीवन के अनुभव हमें किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं, प्रकृति से मिल सकते हैं या फिर कुछ शख्सियतों से मिल सकते हैं। कहा जाता है कि आजकल की जीवन शैली सीडेंटरी हो गई है, यानी शारीरिक श्रम नहीं करते। आजकल के युवा 2 मंजिल तक चढ़ने के लिए भी लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ऐसे में एक ऐसी शख्सियत जिन्हें यंग दादाजी के नाम से जाना जाता है। यंग इसलिए क्योंकि उन्होंने 81 वर्ष की आयु में 100वीं मैराथन पूरी की है। आप इनसे लीजिए प्रेरणा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। आमतौर पर लोग रिटायरमेंट के बाद क्या करने का सोचते हैं? बिना भागदौड़ का जीवन, आरामदायी दिनचर्या और ठहराव की इच्छा रखते होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति 67 वर्ष की आयु में पहली बार मैराथन दौड़ने का फैसला करे तो उतना ही नहीं, 70वें साल में 18वीं और 81वें साल में 100वीं मैराथन पूरी कर सभी को हैरान कर देने वाले व्यक्ति हैं अहमदाबाद के रणधीर चौहान, जो देश विदेश में दौड़कर बन चुके हैं मैराथन के महारथी। मुंबई में जन्मे और अहमदाबाद में एक पुलिसकर्मी के रूप में सेवा करने के बाद रणधीर 6 महीने भारत और बाकी 6 महीने अमेरिका में रहते थे। एक बार अपनी एक फोटो में 90 किलो बढ़ा हुआ वजन देखकर उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का विचार आया। उस समय न्यूयॉर्क में हो रही मैराथन देखकर उसमें शामिल होने का मन हुआ।
बस फिर क्या था, शुरू हो गया सिलसिला दौड़ने का। मेरी पहली मैराथन अहमदाबाद की भी फर्स्ट मैराथन थी और अगले 4 साल तक अहमदाबाद की मैराथन में मैं दौड़ता रहा और हमेशा मेरी एज कैटेगरी में फर्स्ट आता रहा। और फिर भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और मॉरिशस में भी मैराथन दौड़ चुके। सीरियल रनर रणधीर भाई को दौड़ने का ऐसा शौक चढ़ा कि कभी टीवी देखने के शौकीन अब घर पर ही पैदल चलकर मैराथन की प्रैक्टिस करने लगे। तो आइए जानते हैं कि 20, 30, 40 नहीं बल्कि 100 मैराथन दौड़ने के बाद उनकी कौन सी मैराथन सबसे यादगार रही। भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने शरीर का पूरा ख्याल रखें। मेरी 81 वर्ष की आयु में मुझे कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी मैराथन होती है मैं आसानी से दौड़ लेता हूँ और उसके बाद भी मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कोई दवाई की या फिजियोथेरेपी की। और इसके लिए 5 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करो, घर का सादा भोजन लो, 7 से 8 घंटे नींद लो, तनाव मुक्त जीवन जियो और अपने आसपास सफाई रखो। उनकी पत्नी मानती हैं कि उनके नाम में रन है और इसीलिए उनके नाम का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं इनके नाम में ही रन है, इसलिए इनके नाम का बहुत महत्व है। इन्होंने 67 साल की उम्र में मैराथन दौड़ना शुरू किया था। अब आपको क्या बताऊं कि जीवन में एक समय ऐसा भी आया था कि इनका वजन बहुत बढ़ गया था। ऐसे समय में भी हार नहीं मानी और इसके लिए अपनी जीवन शैली को बदला। घर के भीतर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। इससे इनका वजन 20 किलो कम हो गया। फिर इन्होंने खुली आउटडोर दौड़ की खोज की। इस उम्र में अपने जज्बे से रणधीर प्रेरणा बन गए हैं कई लोगों के लिए। अहमदाबाद से क्षमा कामदार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।